Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram group of schools. Student, today we are going to discuss the part number 5 of our chapter history, second, the socialism in Europe and the Russian revolution. Student, let us discuss the module number 4.2 मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। हमने देखा कि किस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविकों ने पावर पर कंट्रोल किया और उन्होंने रशियन में जो ये क्रांति हुई अक्टूबर की, उसके बाद वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें अपने लेनिन ने अप्रैल थीसिस की जितनी भी डिमांड थी उन सबको अप्लाई किया और किस तरह से रशिया जो है वो यूएसएसआर में रीनेम हुआ, पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हुई, वन नेशन कंट्री बन गया, हालात क्या क्या हुए। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सोशलिस्ट सोसाइटी है, जो समाजवादी समाज है, उन्होंने किस तरह से उस समाज को आगे वो ले गए। चलिए ज़रा देखते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। जो ये गृह युद्ध था उसके वक्त क्या हुआ, बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण है वो प्रोसेस उन्होंने जारी रखी। They permitted peasants to cultivate the land and had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. कि उन्होंने किसानों को उस ज़मीन को खेती करने में छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि कलेक्टिव क्या होता है, सामूहिकता क्या होती है, कि जब ये कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि पूरे एक फैमिली नहीं, पूरे गांव का जो खेत है ना, सारे के सारे उनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं सब ख़त्म कर दो, पूरा एक गांव का पूरा एक खेत हो गया। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग आपको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उस टोटल प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट होगा, आपने बीइंग एज अ ह्यूमन आपने जितने नंबर लोगों ने काम किया है उतने पैसा आपको मिल जाएगा प्रॉफिट में से। दैट इज़ सामूहिकता, कोलेक्टिवनेस, जो कि ये दिखाना चाह रहे थे। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। शासन के लिए उन्होंने केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की, प्लानिंग की सिस्टम की। ऑफिशियल्स असेस हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5-year पीरियड। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे अगले 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। और बेटा यही एक वो आइडियल है जो भारत सरकार ने अपनी आज़ादी के बाद, जब हमारी नेशनल असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुना, तो हमने भी इसी 5-year पॉलिसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है और इसी के बेस पे अब भारत में नीति आयोग है। पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, अब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के नाम से चलता है। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान्स। इसके आधार पर वो 5 वर्षीय योजनाएं बनाते थे। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। पहली जो विकास योजनाएं थी जो 1927 और 1933 और 1998 के दौरान थी, तो इसके अंदर सरकार ने ना विकास को बढ़ावा देने के लिए सारी कीमतें स्थिर कर दी, फिक्स कर दी। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हुआ, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1903 बाय द 100% इन केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में 100% इंक्रीज हुआ। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। और नए नए औद्योगिक शहर अब रशिया में अस्तित्व में आए क्योंकि काम मिल रहा है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लोग काम की तलाश में बाहर आ रहे हैं। अब बेटा हम अपने 2 बॉक्स भी साथ साथ हम ये हैं पढ़ते चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो जो अभी हमने कहा था ना सामूहिक खेती वो कैसे होती है, ज़रा उसको देखते हैं। बॉक्स है सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन। अ कम्यून वाज सेटअप यूजिंग 2 कन्फिस्केटेड फार्म एज अ बेस। 2 कब्जा किए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून देख लीजिए क्या होता है। द कम्यून कंसिस्टेड ऑफ 13 फैमिली विद अ टोटल ऑफ 70 पर्सन। कि कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। द फार्म टूल्स टेकन फ्रॉम द, और इन सारी फैमिली से जो टूल्स है ना खेती करने के, वो सब कब्जे में ले लिए और क्या किया, फार्म्स वर टर्न ओवर टू द कम्यून।
और कम्यून के हवाले कर दिया खेत भी और उनके सारे ये औजार वगैरह भी, कि अब ये सब आपकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। द मेंबर एट इन अ कम्युनल डाइनिंग हॉल एंड इनकम वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को उनके बीच में बांट दिया जाता था। द एंटायर प्रोसीड ऑफ द मेंबर्स लेबर as well as all dwellings and facilities belonging to the commune was shared by the commune members। सदस्यों की मेहनत से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद जितनी भी रहायशी मकान और सुविधाएं थी, कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। बेटा इसके लिए ना मैंने डिस्कवरी में देखा था कि इन लोगों की क्या होती है, कॉमन किचन होती है, कि जैसे ये 13 फैमिली है तो सारे खेत एक तरफ और इन लोगों के घर एक तरफ। फिर क्या करते हैं, कॉमन किचन है जिसमें फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटी लगती है। इनका चार्ट प्रॉपर बना होता है कि आज ये फैमिली नाश्ता बनाएगी, ये फैमिली डिनर बनाएगी, ये लंच बनाएगी, ये इवनिंग ब्रेकफास्ट ये करेगा, और खेत में किस हिस्से में आज कौन काम करेगा। और ये 13-14 फैमिली जो इनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो आस-पास सर के सारे इलाकों में, तो वो लोकल एरिया के ही जो लोग हैं उनको वहाँ एज अ टीचर ड्यूटी मिलेगी। बच्चे स्कूल में ही खाना खाते हैं, मतलब कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। और सबसे मेजर बात ये है कि सब अपना अपना काम करते हैं और जो इनकम होती है वो सब में इक्वल नंबर पर बांट दी जाती है। लेकिन बेटा इसका एक नुकसान भी है, कामचोर आदमी रहो सोचता है यार मिलना तो इतना ही है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत क्या है। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे वहीं जो मैंने अभी आपको ये क्लू दिया है। हाँ जी, चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। क्या हुआ कि जो तेजी के साथ में जो निर्माण कार्य हो रहा था तो कार्य सिद्धियाँ जो वहाँ पर जो काम करने के हालात थे ना वो ख़राब होने लग गए। मतलब यार बढ़िया पानी नहीं, सैनिटेशन नहीं, साफ़ सफाई की सुविधाएं नहीं, वर्किंग आवर ज़्यादा हो गए। सेम वही चीज़ है, वर्कर की प्रॉब्लम। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील प्लांट है, वो 3 साल के भीतर पूरा किया था। वर्कर लिव्ड हार्ड लाइफ्स दैट रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। एक ही साल में 550 बार स्ट्राइक हुई, इतने बुरे हालात थे वर्कर्स के। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। अब क्या हुआ, बन रही है बिल्डिंग तो जैसे बॉम्बे में चाल टाइप होता है, वो मूवी में दिखाते हैं ना, टॉयलेट्स के बाहर लाइन लगी होती है। अब आपके स्टाफ क्वार्टर तो बना दिए एक एक रूम के, टॉयलेट का है नीचे। -40 डिग्री के अंदर भी लोग 4थी मंजिल से नीचे आएंगे टॉयलेट करने के लिए। बहुत हार्श लाइफ थी। एंड एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, और उसके साथ साथ क्या हुआ, एक बहुत ही डिटेल एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप किया गया। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये सब ये प्लान किया गया। क्रैचेस वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। फैक्ट्री में जो औरतें काम करती थी उनके बच्चों के लिए क्रैच की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई, जिसको हम बोलते हैं ना आंगनवाड़ी होती है जैसे, जिसके अंदर बच्चे खेलते हैं, बालवाड़ी, उस तरह से। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान की 1 रूम सेट बनाए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, लेकिन क्या हुआ, कोशिश तो की सरकार ने सबको सब कुछ देने के लिए, लेकिन सबको बेनिफिट नहीं मिला। सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, प्रॉब्लम क्या थी कि जो संस्कारी संसाधन थे ना सरकारी, वो लिमिटेड थे। यार जार गया है, इतना सारा कहाँ था उन लोगों के पास पैसा। ये देखिए अब वर्कर्स की हालात आप देखेंगे किस तरह से। चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन द 1930, अ चाइल्ड इन मैग्नीटोगोर्स्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद ये देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930 कि वर्कर्स को वहीं पर खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कि हो रहा है काम,
लेकिन इतने हर जगह नहीं हो पाया। अब हम किसकी बात करेंगे? ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ ऑफ अ सोवियत चाइल्डहुड इन 1933। 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ क्या हुआ? ये किसने लिखा? एक बच्चा है जो मज़दूर है, उसने उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे 1933 में, कैलेनिन, उनको एक लेटर लिखा। क्या लिखते हैं? डियर ग्रैंडफादर कैलेनिन, प्रिय दादा कैलेनिन। क्योंकि देखो हम रशिया, ये भी पूर्व का ही देश है, तो हम भी भारतीय भी क्या करते हैं, अपने से बड़े को किसी ना संबोधन से, अपने अपनत्व के संबोधन से उनको बात शुरू करते हैं। तो उन्होंने उसको अपने राष्ट्रपति के लिए क्या यूज़ किया? डियर ग्रैंडफादर कैलेनिन, माई फैमिली इज़ लार्ज एंड देर आर 4 चिल्ड्रन। मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। वी डोंट हैव अ फादर, ही डाइड। हमारे पिताजी नहीं हैं, वो मर चुके हैं। फाइटिंग फॉर द वर्कर कॉज, मजदूरों के लिए लड़ते लड़ते मर गए। एंड माई मदर इज़ इलिंग, मेरी माँ बीमार है। आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच बट आई कैन नॉट गो टू स्कूल। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता। आई हैड सम ओल्ड बूट्स, मेरे पास पुराने जूते हैं, मतलब सॉरी, आई हैड सम ओल्ड बूट्स, मेरे पास पुराने जूते थे, बट दे आर कम्प्लीटली टोर्न एंड नो वन कैन मेंड देम। वो बिल्कुल फट चुके हैं, वो रिपेयर नहीं हो सकते। माई मदर इज सिक, मेरी माँ बीमार है। वी हैव नो मनी एंड नो ब्रेड, न पैसा है न खाना है। बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, लेकिन फिर भी मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। दैट स्टैंड्स बिफोर द टास्क ऑफ स्टडिंग, स्टडिंग एंड स्टडिंग। मेरे सामने पढ़ने पढ़ने और पढ़ने की जिम्मेदारी है। दिस इज़ व्हाट द व्लादिमीर इलियच लेनिन सेड। ये व्लादिमीर का पूरा नाम है बेटा, व्लादिमीर इलियच लेनिन ने भी यही कहा था। बट आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, लेकिन मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। आई हैव नो रिलेटिव एंड देर इज़ नो वन टू हेल्प अस। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। सो आई हैव टू गो टू वर्क इन अ फैक्ट्री, मुझे एक फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ेगा। टू प्रिवेंट द फैमिली फ्रॉम स्टारविंग, ताकि मैं अपने परिवार को भूखा मरने से रोक सकूं। डियर ग्रैंडफादर, आई एम 13, आई स्टडी वेल एंड आई हैव नो बैड रिपोर्ट्स, आई एम इन क्लास 5। कि प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मेरी कोई बुरी रिपोर्ट नहीं है स्कूल की, और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। लेटर ऑफ 1933 फ्रॉम अ 13-year-old वर्कर ऑफ कालेनिन, सोवियत प्रेसिडेंट। सोवियत राष्ट्रपति कालेनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक ने ये 1933 में एक पत्र लिखा था, जिससे हमें आम रशियन घरों के बारे में कुछ आइडिया लगता है। अब आ जाता है बेटा, इसके बाद हम देखते हैं कि व्लादिमीर लेनिन जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया थे, यूएसएसआर, उनकी जो डेथ है वो हुई 21 जनवरी 1924 को। और उसके पश्चात जो कि रशिया की जो कमान है वो संभाली जोसेफ स्टालिन, जो कि लेनिन के ही एक फॉलोअर थे, उन्हीं की पार्टी के लीडर। लेकिन ये सच्ची बात है कि लेनिन और स्टालिन दोनों की कभी बनती नहीं थी, क्योंकि लेनिन का भी बाप था ये स्टालिन। इसकी कुछ अप्रोचेज़ उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो खुद नहीं चाहता था कि उसके बाद, क्योंकि ये बहुत पावरफुल था, वो कभी नहीं चाहता था कि स्टालिन कभी पावर में आए। लेकिन ऐसा हुआ कि लेनिन की मृत्यु के बाद रशिया की जो बागडोर है वो किसने संभाली? स्टालिन ने। और स्टालिन ने कोलेक्टिवाइजेशन, जिसको हम सामूहिकीकरण कहते हैं, ये और बहुत ही कठोरता के साथ लागू किया। बहुत हार्श पॉलिसीज़ थी कुछ इनकी, जस्ट लाइक डिक्टेटर इन्होंने काम किया। तो अब हम उस दौरान में किस तरह की लोगों की सोच रही, क्या इनकी अचीवमेंट रही, वो डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट सोशलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा। देखो मैंने एक आइडिया दिया था ना, कामचोर आदमी सोचेगा ना, जब पूरा गांव काम करने को पड़ा है तो तू क्यों एफर्ट लगा रहा है यार।
तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो देखो क्या हुआ उसका रिजल्ट। बाय 1927-1928 द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन अक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। क्या हो गया, 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। The government had prices at which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain to government buyers at these prices. सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई बेच नहीं सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने को तैयार नहीं। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। He believed that rich peasants and traders in countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. उनको क्या लग रहा था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर, यानी कि जो हमें आपको बोला ना स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी पर कंट्रोल करना है, और जो कन्फेसिकेटेड जो सप्लाई को, यानी कि जो आपूर्ति है उसको जो उन्होंने रोका हुआ है उसको भाई छुड़वाओ अनाज को, यानी कि अमीरों ने, व्यापारियों ने अनाज को जमा कर रखा है उससे छीन लो। In 1928, party members toured the grain producer areas, supervising enforced grain collection and raiding kulaks. Underline the word kulaks. कोल होते हैं ये well-to-do peasants, रिच किसान जिनके पास 10-20 एकड़ ज़मीन होती है, लैंड ओनर्स की बात कर रहे हैं हम। तो 1928 में क्या हुआ, पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया, किसानों से जबरन अनाज खरीदा और जो कुलक थे उनके ठिकानों पर छापे मारे लैंड ओनर्स के, क्योंकि इन्होंने अनाज तो नहीं जमा किया हुआ, छुपा के नहीं रखा हुआ। इट वॉज अ शॉर्टेज कंटिन्यूड, और ये कमी चलती रही खाने की। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स, और फिर क्या लगाया गया कि कलेक्टिव फार्म बनाओ। पहले तो वो कम्यून की बात हो रही थी, अब उससे भी भयंकर एक और आगे चीज चल दी, कलेक्टिव फार्म। क्या हुआ, It was argued that grain shortages were partly due to small size of holdings, कि भाई 13 फैमिली को मिलाकर एक कम्यून बनाया गया था, तो अभी ये खेत छोटे हैं। चलो जी, तो बड़े खेत क्या होते हैं देखते हैं ज़रा। After 1917, land has been given over to the peasants. These small-sized peasant farm could not be modernized. To develop modern farm and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks. यानी कि वेल टू डू जो लैंड ओनर्स हैं उनको हटा दो बीच में से, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स। क्या हुआ कि क्या तर्क दिया उन्होंने खेती के सामूहिकीकरण का, कि अनाज की कमी इसलिए क्योंकि खेत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को दे दी गई थी, और किसानों के पास छोटे खेत हैं जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। तो यदि आधुनिक खेत विकसित करने हैं और मशीनों की सहायता से आधुनिक खेती करनी है तो कुलक तो हटाने पड़ेंगे, उनसे ज़मीन छीननी पड़ेगी, और राज्य नियंत्रित सरकारी खेत बनाना ज़रूरी हो गया। यानी कि अब ज़मीन किसानों की नहीं, देश की। अब काम करो जस्ट लाइक अ वर्कर इन द फील्ड, ये हो गया। What followed was Stalin collectivization program from 1929. The party forced all peasants to cultivate in collective farms, kolkhoz. ये collective farm जो थे ना, इनका नाम रखा गया kolkhoz रशियन लैंग्वेज में। क्या हुआ, स्टालिन का जो सामूहिकीकरण कार्यक्रम है ये शुरू हो गया। इसके बाद 1929 से पार्टी ने क्या किया, सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया, और ये सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था, kolkhoz, collective farms. The bulk of lands and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasant work on the land and the kolkhoz profit was shared. Enraged peasant resisted the authorities and destroyed their livestock. क्या हुआ कि जितने भी किसान थे जो सामूहिक खेतों पर काम करते थे, कोलखोज का जो मुनाफा है उनके बीच में बांट दिया जाता, और ज़्यादातर ज़मीन और जो उनके जुड़े हुए जो उनके टूल्स वगैरह थे किसानों ने वो दे दिया, कोलखोज को दे दिया। तो अब क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आ गया, यार हमारे खेत है, खेत सरकार के, हमें मजदूरी मिल रही है, तो ज़्यादा जानवर रख के और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक हैं वो कम करना शुरू कर दिया।
Between 29 and 31 the number of cattle fell by 1/3, कि मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। Those who resisted collectivization were severely punished। अब वही रोबेस्पियर वाली पॉलिसी चला दी स्टालिन ने कि जो भी सामूहिकीकरण का विरोध करेगा उसको सख्त सजा दे दो। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, अंडरलाइन दिस, बहुत सारों को देश निकाला दे दिया गया और क्या किया, या पर्टिकुलर इलाके से बाहर निकाल दिया गया। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों को कहना था कि ना तो अमीर है ना समाजवाद के विरोधी हैं। दे मेरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। बस वे अपने पर्सनल किसी भी रीज़न के कारण खेतों में काम नहीं करना चाहते थे। Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically। तो क्या हुआ, अब लगा स्टालिन को कि भाई आप किस किस को प्रेशराइज करोगे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ज़्यादा बड़े लैंड ओनर थे या जो नहीं किसी भी तरह कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, जो कि कलेक्टिव जो कोल खोज में अपनी ज़मीन नहीं दे रहे थे, तो इनको इंडिविजुअली फार्म रखने की परमिशन दे दी, लेकिन इन लोगों पर सख्ती बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी। In spite of collectivization, production did not increase immediately। जो मैंने आपको बताया था, आपने कलेक्टिवाइजेशन कर ली, मशीन ले आए तो प्रोडक्शन बढ़ गई। In fact, the bad harvest of 1933 led to one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million died। कि 33 की जो खराब फसल थी उसके बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हमारे पास दो नए वर्ड हैं, डिपोर्टेड, फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, किसी को अपने देश से ज़बरदस्ती भगा देना। एग्जाइल, फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, बात तो वही है, एक को ज़बरदस्ती निकाल देना, हर एक डर के भाग जाए, बात वही है, देश से बाहर रहना। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं सोर्स डी हमारा आ जाता है, ऑफिशियल व्यूज़ ऑफ अपोजिशन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। हाँ जी, कि from the second half of the February of this year, in various regions of the Ukraine, mass insurrections of the peasantry have taken place, caused by destructions of the party line by a section of the lower rank of the party and the Soviet apparatus in the course of introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest। क्या किसने लिखा ये, कि एक सरकारी डिटेल है ये, क्या कह रहे हैं कि इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े में यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए हैं। यह स्थिति सामूहिकरण की जो एक्टिवाइजेशन हो रहा है उसमें पार्टी के जो निचले कार्यकर्ता है उन द्वारा पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है उसको ठीक से, लोअर रैंक के जो वर्कर थे उन्होंने पार्टी की सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का रिजल्ट है ये। Within a short time, large-scale activities from the above-mentioned regions carried over into neighboring areas, and the most aggressive insurrections have taken place near the border। थोड़े ही समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में फैल गई हैं, और सबसे आक्रामक विद्रोह जो हुआ है वो बॉर्डर के इलाकों में हुआ है। The greater part of the peasant insurrections have been linked with outright demands for the return of collectivized stock of grain, लाइवस्टॉक एंड टूल्स। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के दौरान उनसे जो भी छीन लिया गया अनाज था, मवेशी था, औजार था, उन्हें वापस दे दिया जाए। Between 1st February and 15 March, 25,000 have been arrested and 656 have been executed and 3,673 has been imprisoned in labor camps and 580 exiled। क्या हुआ, 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 656 को मृत्युदंड दिया गया, 3,676 को लेबर जो शिविर है श्रम शिविर में बंद कर दिया गया, और 5,580 को देश से निकाला दे दिया गया। ये रिपोर्ट किसने दी है, रिपोर्ट ऑफ K.M. कार्लसन, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूक्रेन ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ 19 मार्च 1930।
30। क्लियर, ये आपको मिलता है डिटेल। उसके साथ में एक बॉक्स हमारा ऊपर निकल गया है, हम इसको भी साथ साथ चलते हैं बेटा। हाँ जी, ये एक किसान ने लेटर लिखा है, सोर्स ही हमारा, जो कलेक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना चाहता। वो क्या कहना चाहता है, देखिए, दिस इज़ अ लेटर रिटन बाय पीजेंट हु डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द कलेक्टिव फॉर्म। ये एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता। टू द न्यूज़पेपर, ये एक न्यूज़पेपर को लिखा है उसने, क्रास्तियांस्कान्या गजेट, कृषक समाचार पत्र, क्रास्तियांस्काया इसका नाम है, गज़ेटा है, पीजन न्यूज़पेपर। उसमें क्या कह रहा है, आई एम ए नेचुरल वर्किंग पीजन बोर्न इन 1879। देर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली। माई वाइफ वॉज बोर्न इन 1881। माई सन इज 16, 2 डॉटर ऑफ 19। ऑल 3 गो टू स्कूल। माई सिस्टर इज 71। क्या कहता है, मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का है। 2 बेटियां 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। फ्रॉम 1932 हैवी टैक्सेस हैव बीन लेविड ऑन मी दैट आई हैव फाउंड इम्पॉसिबल। मेरे ऊपर बहुत बड़े ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए जो मेरे लिए मुश्किल है। फ्रॉम 1935 लोकल अथॉरिटीज़ हैव इंक्रीज द टैक्सेस ऑन मी एंड आई वॉज अनेबल टू हैंडल दैम। ऑल माई प्रॉपर्टी वर रजिस्टर्ड। कि स्थानीय अफसरों ने मेरा टैक्स बढ़ा दिया गया, मैं नहीं चुका सकता। मेरी जो संपत्ति है वो कुड़क कर ली गई है। माई हॉर्स, काओ, काव, शीप एंड लैम्स, all my implements, furniture and my reserves of wood for repair of building and they sold the lot for taxes। कि मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर, घर की मरम्मत के लिए रखी गई लकड़ी, सब कुछ इन्होंने कुड़क कर दिया, बेच दिया टैक्सेस के लिए। इन 1936 दे सोल्ड 2 ऑफ माई बिल्डिंग। मेरी 2 बिल्डिंग जो झोपड़ियाँ थी वो भी बेच खाई, मेरी 2 इमारतें हैं। द कोलखोज बोट दैम, कोलखोज ने उसको खरीद लिया। इन 1937 ऑफ 2 हट्स आई हैड, वंस आई हैव सोल्ड, वन वाज कन्वर्सिगड। मेरी 2 झोपड़ी थी, एक बेच दी और दूसरी को कब्जा कर लिया। तो यानी कि देखो बंदे के पास बचा क्या, तो वो क्यों आपके खोज के प्रोग्राम को लाइक करेगा। ओवरऑल क्या रहा कि रशिया का जो शासन है वो बदला, किसानों के लिए काफ़ी हद तक ज़ार के जो शासन था उसमें चेंज आया। तो लेट अस डिस्कस द 5 मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। एक तरह से हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे लेगेसी की, रशियन रेवोल्यूशन की, कि रशियन रेवोल्यूशन ने किस तरह से विश्व को प्रभावित किया। आप देखेंगे कि रूसी क्रांति के बाद भारत ने भी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने भी सोशलिज्म के आइडिया को अडॉप्ट किया। तो अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ का वैश्विक, ये कि रूस की क्रांति हुई, यूएसएसआर सोवियत यूनियन बना और किस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में बाहर आया और उसने क्या दुनिया को अचीवमेंट दी। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it। कि बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया था, उसके बारे में यूरोप की जो समाजवाद पार्टी है उनसे सहमत नहीं थी, क्योंकि आपने देखा था काफ़ी हद तक डिक्टेटरशिप हो गई थी। स्टालिन ने भी काफ़ी हद तक कुछ क्रूरता दिखलाई थी। हाउ एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर में लोगों में एक नई उम्मीद जगाई थी कि यस, द वर्कर्स कैन डू समथिंग, दे कैन ऑल्सो रन द गवर्नमेंट। Like the Communist Party of, in many countries communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain। बहुत सारे देशों के अंदर अब कम्युनिस्ट पार्टी बनने लग गई, जैसे ब्रिटेन में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी। द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। और बहुत सारे जो गुलाम देश थे उन्होंने भी बोल्शेविकों ने उनको भी इंस्पिरेशन दी कि वो भी उनके रास्ते पे चलेंगे। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएस पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटन, अंडरलाइन करो कॉमिंटन, एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। क्या हुआ कि सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, और बोल्शेविकों ने जो कॉमिंटन बनाया था उसमें हिस्सा भी लिया।
1920 की ड्यूरेशन में ये सब हुआ। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, और बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया कि विदेशियों ने सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी ऑफ द वर्कर्स उसमें एजुकेशन भी ली, इन्होंने दी। सम रिसीव्ड एजुकेशन ही हो गया। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस इन द वर्ल्ड स्ट्रक्चर। क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक जो रेपुटेशन है वो मिल चुकी थी उस वक्त तक। Yet by the 1950, it was acknowledged within the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideal of the Russian Revolution। ये काफ़ी हद तक हो चुका था कि 50 के दशक तक देश के लोग भी ये समझने लग गए थे कि सोवियत संघ की जो शासन की जो शैली है वो रूसी क्रांति के अनुरूप नहीं है, कि जो लेनिन ने सोचा था वो अब नहीं चल रहा था, लोग अपने रास्ते से भटक चुके थे बोल्शेविक। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union। अब लोगों को समझ आ गया था कि सोवियत संघ में कुछ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, जो सोशलिस्ट वर्ल्ड का जो मूवमेंट चल रहा था उनको भी लग गई थी ये बात। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। ये सब होने के बावजूद भी हम देख रहे थे कि एक पिछड़ा हुआ देश है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed। भूखे लोगों को खाना मिल रहा है, देश के अंदर एग्रीकल्चर उद्योग है, कृषि उद्योग बड़ तरक्की कर रहे हैं। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़। ये अपने नागरिकों को कुछ आज़ादी नहीं दे रहा है और अपनी जो विकास की जो परियोजनाएं हैं ना उनको दमनकारी नीतियों से चला रहा है, यानी कि लोगों को फोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती काम करो, दिल से नहीं। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people। तो हम देखते हैं कि 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी कम हो गई थी। और बट in the each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways। लेकिन हम देखते हैं कि सभी देशों ने समाजवाद के बारे में जो डिफरेंट आइडियाज़ थे उनके बारे में उन लोगों ने सोचा। अब हमारा बॉक्स 5 आ जाता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में भी रूसी क्रांति के बारे में लिखा गया था। देखिए क्या क्या हम लोगों ने उसके बारे में सोचा, हमारे लीडर्स ने, हमारे न्यूज़पेपर्स ने। अमंग दोज द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। रूस की क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे लोगों में इंडियन लोग भी थे। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। बहुत सारों ने तो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ली थी। बाय द मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। और 1900 के बाद 20 के बाद तो भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो मेंबर थे वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स के साथ टच में रहते थे। इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एट इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया। अमंग देम जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर हु रोट अबाउट द सोवियत सोशलिज्म। कई भारतीय महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग के अंदर दिलचस्पी ली, वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने रूसी जो समाजवाद है उसके बारे में भारत में लिखा। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रशिया। और भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ जो दिखाई देती थी। इन हिंदी R.S. Avasthi wrote in 1921 Russian Revolution, Lenin and his life, his thoughts and letter, The Red Revolution। S. Vidyalankar wrote The Rebirth of Russia and the Soviet State of Russia। There were much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu। और इन सभी विषयों पर मराठी, मलयालम, बंगाली, तमिल और तेलुगु में भी लिखा गया। ये देखिए स्पेशल इशू ऑन लेनिन ऑन द इंडो सोवियत जर्नल। ये एक इंडियो सोवियत पत्रिका जो है एक विशेषांक निकला था। तो ये देखिए उसके अंदर भारत और जो भारतीय कम्युनिस्ट हैं उन्होंने सोवियत संघ के लिए
मतलब कि अपने व्यूज़ हैं वो इसमें एक्सप्रेस किए थे। अब आ जाता है बेटा हमारा लास्ट है जैसे सोर्स एफ। शौकत उस्मानी, इसमें वो हमें दिखा रहे हैं कि क्या मतलब आए हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 के दौरान क्या देखते हैं शौकत उस्मानी वहाँ पर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स वी आर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियन, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूरोपियों को एशिया के साथ दिल से मिलते हुए देखा है। On seeing the Russian mingling freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to a land of real equality. जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से मिलते जुलते देखा तो हमें लगा था कि हम सच्ची समानता वाली दुनिया में आ गए हैं। We saw freedom in its true light. हमने क्या देखा, स्वतंत्रता को सही मायनों में साकार होते देखा। In spite of their poverty imposed by the counter revolutionaries and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. क्रांतिकारियों, साम्राज्यवाद की हरकत से पैदा हुए जो ये गरीब वर्कर लोग थे, लेकिन गरीबी की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने के बावजूद भी ये लोग खुश नज़र आ रहे थे और सेटिस्फाइड दिख रहे थे। द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड would be seen here among these people of 50 different nationalities. 15 के करीब जो राष्ट्रीयता के लोग थे, मैंने बताया था ना, डिफरेंट कल्चर के लोग थे जो रशियन एम्पायर का हिस्सा थे, डिफरेंट देशों के नाम जो मैंने आपको बताए थे। एवरी सोल वॉज ट्रांसफर्ड, नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर्ड दैम फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद अनदर, कि रशिया के अंदर 15-16 कल्चर के लोग थे, जो अलग अलग कबीलों के लोग थे, जिससे पूरा यूएसएसआर बना था। सब शांति से उस देश में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। एवरी सोल वाज ट्रांसफर्ड इनटू एन ओरेटर। और क्या था कि एक दूसरे के साथ जो क्या है वो हर एक आत्मा जो थी, हर एक व्यक्ति जो आपस में मिलजुल रहा था, वो कुशल वक्ता बन चुके थे। वंस कुड सी अ वर्कर, अ पीजेंट, अ सोल्जर, हैरन गोइंग अ प्रोफेशनल लेक्चरर। हम सभी को एक पेशर वक्ता की तरह समाजवाद पर बात करते हुए देख पा रहे थे। ये किसने बोला था? शौकत उस्मानी। लास्ट हमारा सोर्स जी है रविंद्रनाथ। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट जो सोर्स है जी एंड जो हमारा चैप्टर का आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के आइडिया हैं, जो रशिया में गए थे 1930 के दौरान उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने अपने विचार लिखे थे। मॉस्को अपीयर्स मच लेस देन क्लीन देन अदर यूरोपियन कैपिटल्स। क्या कहा उन्होंने कि यूरोप की जो दूसरी राजधानी है ना, उससे मॉस्को थोड़ा सा कम साफ नज़र आ रहा था, यानी कि साफ़ सफाई कम लग रही थी। उन्होंने क्या वो सोच, उसको डिस्कस करते हैं। नन ऑफ दोज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट लुक स्मार्ट। गलियों के अंदर कोई बनठन के बड़ा जेंटलमैन इस तरह से बन के लोग नहीं जा रहे थे। द होल प्लॉस बिलोंग्स टू द वर्कर्स। ज़्यादातर लोग जो गलियों में घूम रहे थे वो आम मजदूर लोग थे। हेयर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन। यहाँ जो जनता है ना, वो जेंटलमैन की छवि के नीचे दबी हुई नज़र नहीं आ रही थी। दोज हु लिव इन द बैकग्राउंड ऑफ एजेस दैट केम फॉरवर्ड इन द ओपन टुडे, कि एकदम से जेंटलमैन कहीं दबे हुए थे, एकदम से बाहर आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। आई थॉट ऑफ द पीजेंट एंड वर्कर इन माई ओन कंट्री। इन लोगों को, मजदूरों को साफ़ सुथरे कपड़ों में जिस तरह से घूम रहे थे, वो आम जनता मुझे नज़र आ रही थी वहाँ पर शांति से जीते हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा कि मुझे अपने देश के मजदूर और किसान के बारे में मेरे को याद आया। इट ऑल सीम लाइक द वर्क इन द जिनीज द अरेबियन नाइट्स हेयर, कि यहाँ जिस तरह से मज़दूरों को मैं खुश और जिस तरह से फ्री होकर समाज में घूमता हुआ देख रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे किसी जिन ने कोई जादू कर दिया हो यहाँ पर और सब कुछ बदल गया हो, मज़दूरों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई। कैसे? ओनली ए डिकेड अगो दे वर एज इलिटरेट, हेल्पलेस एंड हंग्री एज आवर ओन मासेस। जैसे हमारी आम जनता अनपढ़ है, बेचारी है, भूखी है, दशक को पहले तो ये भी ऐसे ही थे, लेकिन इनकी जीवन बदल गई है। Who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years? कि मैं एक अभागा जो भारतीय हूँ,
ये देखकर क्यों अचंभित नहीं होगा कि मैंने देखा कि किस तरह से दुख अज्ञानता का जो पहाड़ था, जो बेचारगी थी, उसको इन लोगों ने किस तरह से अपनी जीवन से ख़त्म कर दिया। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। और बच्चे, अब हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं सारे चैप्टर को कि हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से पूरे यूरोप में लोगों में अवेयरनेस आई, रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग आए, तो साथ ही साथ कार्ल मार्क्स जैसे सोशलिस्ट विचारधारा के भी लोग आए, और लेनिन ने उस विचारधारा को, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को आगे ले गया, और रशिया में सोशलिज़म और यूरोप के अंदर सोशलिज़म के जो स्टार्टिंग है वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ हुई 1900 के आसपास, और किस तरह से फिर फरवरी रेवोल्यूशन हुई, 1905 की रेवोल्यूशन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़ार को बाउंड किया। फिर हम देखते हैं फरवरी रेवोल्यूशन हुई, जारिज्म का खात्मा हुआ, फिर बोल्शेविकों ने गवर्नमेंट 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन में थी आई, रशिया में सोशलिज़म जो है, कम्युनिज़म, एक कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोशलिज़म की अप्रोच आई, एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और लेनिन 1924 में उसकी डेथ हुई। स्टालिन आया, स्टालिन ने अपनी अप्रोच चलाई, रशिया को चेंज किया, एक पावरफुल कंट्री बन के दुनिया के सामने खड़ा किया। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि रशिया ने पूरे विश्व को इंस्पायर किया। बहुत सारे कंट्री जैसे कि कोरिया है, वियतनाम है या चाइना है, विश्व का कितने बड़े देश है चाइना, इन्होंने इसी विचारधारा पर चलकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अपने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की। और फिर हम देखते हैं कि भारत जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसने भी समाजवाद के इस ढांचे को अपने देश में स्थान दिया, और इसीलिए आज हमारे यहाँ मेजर पब्लिक वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो सब सरकारी हैं, इसी समाजवादी विचारधारा के कारण। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि क्या लेगेसी रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और बच्चे, अब हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, और आपको यदि मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।